बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जतोई के चैप्टर नंबर 5 की पार्ट 11 वीडियो। इस वीडियो में हम ट्यूमर्स ऑफ आईलिड की बात करेंगे। जब हम ट्यूमर्स ऑफ आईलिड की बात करते हैं ना, तो हम इसको क्लासीफाई करते हैं बिनाइन और मलिग्नेंट के अंदर। जब बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो आगे 7 टाइप्स के होते हैं, और जो मलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो आगे 4 टाइप्स के होते हैं। इसके अंदर जो बेजल सेल कार्सिनोमा है वो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इंपॉर्टेंट है। जबकि बिनाइन ट्यूमर्स में इंपॉर्टेंट की बात करें तो कैपिलरी हेमेंजियोमा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, न्यूरोफाइब्रोमा एंड ज़ेंथिलेस्मा ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम बारी बारी सारों की डिटेल से बात करने लगे हैं। अब हम इन ट्यूमर्स को इमेजेस के थ्रू समझने लगे। सबसे पहले हम बिनाइन ट्यूमर्स की बात करते हैं। अब बिनाइन ट्यूमर्स में ये वाली जो फिगर है ये हमारे पास है स्क्वेमस सेल पेपिलोमा की। अब स्क्वेमस सेल नाम से ही जाहिर है कि ये बिनाइन एपिथेलियल ट्यूमर है, यानी एपिथेलियम का ट्यूमर है। अब ये दो तरह से क्लिनिकली प्रेजेंट हो सकता है। एक तो ये ब्रॉड बेस यानी सिसाइल फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर नैरो बेस पेडंकुलेटेड प्रोट्रूजन की फॉर्म में भी ये प्रेजेंट हो सकता है। अब ये वाली जो फॉर्म है ये हमें पेडंकुलेटेड फॉर्म में नज़र आ रहा है। अब ब्रॉड बेस का क्या मतलब होगा कि ना सरफेस के साथ वो कुछ ऐसे करके प्रेजेंट होगा, सरफेस के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ होगा और आगे की तरफ लटक नहीं रहा होगा। तो इस तरह की फॉर्म को हम कहेंगे ब्रॉड बेस या फिर सिसाइल फॉर्म। जबकि अगर इसकी बेस हमें साइड से नजर आएगी, अगर इसकी बेस नैरो होगी तो जाहिर सी बात है ना कि अगर हम साइड से देखें तो अगर बेस अगर नैरो है तो जाहिर सी बात है अगर ये बेस है ये नैरो है तो ये लटकी हुई होगी। सो नैरो बेस पेडंकुलेटेड प्रोट्रूजन की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है और इसमें वायरल वार्ड्स की फॉर्मेशन होती है। अब क्योंकि इसके नाम के अंदर ही पेपिलोमा आ रहा है तो आपने इसको ऐसे याद रखना कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से ये हो रहा होता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इसको सर्जिकली इसकी एक्सीजन कर सकते हैं या फिर शेप बायोप्सी कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्रायोथेरेपी कर सकते हैं कि फ्रीजिंग टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें। उसके अलावा लेज़र के थ्रू भी हम इसको अब्लेशन इसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक कंडीशन जिसको हम कहते हैं सेबोरिक केराटोसिस। अब ये सेबोरिक केराटोसिस में क्या होता है कि इसको हम ना बेजल सेल पेपिलोमा भी कहते हैं, बेजल सेल पेपिलोमा कहते हैं। और ये कॉमन होता है ज़्यादातर एल्डरली पेशेंट्स के अंदर ये ज़्यादातर कॉमन होता है। ये अपीयर होता है डार्क ब्राउन टू डार्क कलर इन अपीयरेंस होती है और इसकी ग्रीसी इरेगुलर सी सरफेस होती है। सो सेबोरिक केराटोसिस के बारे में आपने ये याद रखना है कि ये बेजल सेल पेपिलोमा भी इसको कहते हैं, ये एल्डरली पेशेंट्स के अंदर हो रहा होता है और इसका कलर को आपने याद रखना है कि ये डार्क ब्राउन इन कलर होता है। नेक्स्ट बिनाइन ट्यूमर आता है पायोजेनिक ग्रैनुलोमा। पायोजेनिक ग्रैनुलोमा बेसिकली ना एक एबनॉर्मल रिस्पॉन्स होता है इंजरी के थ्रू। कब कोई भी अगर इंजरी हो तो इंजरी के रिस्पॉन्स में हमें पता है ना कि ग्रैनुलोमा वगैरह की फॉर्मेशन होती है। ट्रोमा की वजह से या फिर सर्जरी के बाद कोई भी अगर इंजरी हो जाए तो उसके रिस्पॉन्स में एबनॉर्मली अगर रिस्पॉन्स जनरेट हो जाए तो पायोजेनिक ग्रैनुलोमा होता है। अब इस पायोजेनिक ग्रैनुलोमा की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक तो ये पेनफुल होता है, रैपिडली ग्रोइंग वस्कुलराइज्ड प्रोलिफरेशन होती है। इसमें हम देख सकते हैं ना कि ये वस्कुलराइज्ड फॉर्म के अंदर है। वस्कुलराइजेशन कैसे शो हो रही है कि इसके अंदर एक तो इसका कलर देखो तो रेड हुआ हुआ है, यानी पिंकिश रेड इसका कलर है। तो ये शो कर रहा है कि वस्कुलराइज्ड प्रोलिफरेशन है ग्रैनुलोमेटस टिश्यू की। ये अपीयर होता है पिंकिश पेडंकुलेटेड मैस। इसमें हम देख सकते हैं कि पेडंकुलेटेड मैस के तौर पर ये प्रेजेंट हो रहा है, या फिर सिस्टाइल मैस में भी ये प्रेजेंट हो सकता है। ट्रीटमेंट इसका भी वही है, सर्जिकली हम इसको एक्सरसाइज कर देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है क्रेटोएकेंथोमा। क्रेटोएकेंथोमा में क्या होता है कि पिंकिश इंड्यूरेटेड नोड्यूल अपीयर होता है जो कि कवर हुआ होता है केराटिन से। ये वाला जो नोड्यूल प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं क्रेटोएकेंथोमा। इसकी बात करें तो ये स्पॉन्टेनियसली रेजोल्यूट हो जाता है लेकिन ये स्कार को छोड़ के जाता है। और ट्रीटमेंट इसका भी वही है कि हम इसको सर्जिकली एक्सरसाइज कर देते हैं। तो ये बात होगी केराटोएकेंथोमा की। नेक्स्ट कंडीशन आती है कैपिलरी हेमेंजियोमा की। अब ये इंपॉर्टेंट है। कैपिलरी हेमेंजियोमा को हम स्ट्रॉबेरी बर्थ मार्क भी कहते हैं। ये क्या होता है कि ये एक तो फीमेल के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। ये पिंकिश रेड लेयन के तौर पर प्रेजेंट होता है और ये जब हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं ना तो ये ब्लैंचिंग इफेक्ट को शो करता है। और दूसरा आपने ये याद रखना है कि अगर कोई बेबी क्राई करेगा तो उस कंडीशन में जो कैपिलरी हेमेंजियोमा है उसकी स्वेलिंग शो होती है। ये डेवलप होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर और ये रिग्रेस हो जाता है सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ के ऊपर। तो ये कैपिलरी हेमेंजियोमा की बात होगी। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में हम बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ओरल प्रोप्रानोल देते हैं। ओरल प्रोप्रानोल ना एंजियोजेनेसिस को कम कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास ये कैपिलरी हेमेंजियोमा में एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल्स हुई हुई है ना, ये प्रिवेंट हो जाती है।
दूसरा हम इसमें स्टेरॉइड दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम ट्राईएमसिनोन एसीटेट देते हैं। उसके अलावा हम लेज़र मार सकते हैं। लेज़र क्या करेगी कि ये वेसल को क्लोज करवा देगी। उसके अलावा हम सर्जरी के थ्रू भी हम इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बिनाइन कंडीशन आती है ज़ेंथिलिस्मा। ज़ेंथिलिस्मा क्या होता है कि इसमें ना लिपिड डेपोजिशन हो जाती है हिस्टियोसाइट ऑफ डर्मिस ऑफ स्किन के अंदर, यानी जो डर्मिस ऑफ स्किन होती है उसके अंदर जो हिस्टियोसाइट प्रेजेंट है वहाँ पर लिपिड की डेपोजिशन शुरू हो जाए। अब इसकी अपीयरेंस की बात करें तो ये क्रीमी येलोइश ब्लैक लाइक लेजन के तौर पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देखो तो ये वाले जो प्रेजेंट है ना, ये प्रेजेंट है हमारे पास ज़ेंथिलिस्मा। अब ये इनकी लोकेशन की बात करें तो ये अपर एंड लोअर आईलिड के जो मीडियल कैंथस है ना, ये मीडियल कैंथस है, यहाँ ये मीडियल कैंथस होता है, तो अपर एंड लोअर आईलिड के मीडियल कैंथस वाले रीजन में ये इनकी लोकेशन होती है। ये मिडिल एजेड वुमेन के अंदर ज़्यादा कॉमन है और हाइपर लिपिडीमिया इसके अंदर इन पेशेंट्स के अंदर देखा गया। ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इसको सर्जिकली एक्सरसाइज ही करते हैं। नेक्स्ट बिनाइन कंडीशन आती है न्यूरोफाइब्रोमा। ये ना बेसिकली जो न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 के पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर डेवलप होती है। ये होता क्या है कि इसके अंदर ना जो नर्व शीट होती है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व शीट्स होती हैं, उनका बिनाइन ट्यूमर होता है। ये सोलिटरी लेजन के तौर पर भी प्रेजेंट हो सकता है और इसमें बात करें तो ये न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 से रिलेट करता है अगर ये चाइल्डहुड के अंदर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो हम अगर सोलिटरी लेजेंस हैं तो हम इसको सिंपली एक्सरसाइज कर देंगे, लेकिन अगर डिफ्यूजली प्लेक्सीफॉर्म लेजेंस प्रेजेंट है ना तो उसकी सर्जिकल एक्ससिजन काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो ये थोड़ी बहुत बातें होगी बिनाइन ट्यूमर्स की, ये ज़्यादातर एमसीक्यूज में ही आती होती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की। मेलिग्नेंट ट्यूमर में सबसे पहला ट्यूमर आता है बेसल सेल कार्सिनोमा। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जनरल बातें करें तो जो बेसल सेल कार्सिनोमा है ये मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी होती है आईलिड की, उसके अलावा ये एल्डरली पेशेंट में ज़्यादा देखी गई है और ये ज़्यादातर इन्वॉल्व करती है लोअर आईलिड को। इन डायग्राम्स में भी हम देख सकते हैं कि ये ज़्यादातर लोअर आईलिड को इन्वॉल्व कर रही हैं, और बात करें तो लोअर आईलिड के अलावा ना ये मीडियल कैंथस को इन्वॉल्व कर सकती हैं और मीडियल कैंथस के बाद ये अपर आईलिड और लेटरल कैंथस को, यानी सबसे ज़्यादा इनके चांसेस होते हैं कि ये लोअर आईलिड को इन्वॉल्व करें, उसके बाद मीडियल कैंथस, फिर अपर आईलिड और फिर लेटरल कैंथस को इन्वॉल्व करें। ये स्लोली ग्रोइंग होती हैं और लोकली इन्वेसिव होती हैं और नॉन मेटास्टासाइजिंग ट्यूमर्स होती हैं। और इसके अलावा बात करें तो जो ट्यूमर मीडियल कैंथस के पास प्रेजेंट होंगे ना, वो इन्वेड कर सकते हैं ऑर्बिट के अंदर। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर की बात करें तो ये इसका रिस्क फैक्टर में एक तो एडवांसिंग एज आ जाती है, यानी बढ़ती हुई एज इसके रिस्क फैक्टर में आती है, और ज़्यादा सन एक्सपोजर जो फेयर स्किन पर्सन होते हैं ना, उसके अंदर भी ये ज़्यादातर देखा गया। और बात करें तो जो कुटेनियस डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जीरोडर्मा पिगमेंटोजा के पेशेंट्स या फिर बेसल सेल नेवस के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें भी ये ज़्यादा देखा गया। टाइप्स की बात करें तो इस फिगर में भी नज़र आ रहा है कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? एक इसकी नोड्यूलर टाइप होती है, एक इसकी मॉर्फिक टाइप होती है और एक इसकी नोड्यूलो अल्सरेटिव या फिर रोडेंट अल्सर भी होता है। अब बारी बारी इनको देख लेते हैं। इस डायग्राम में हमें नोड्यूलर टाइप दिखाई गई है। अब ये जो नोड्यूलर टाइप है ये मोस्ट कॉमन टाइप होती है। इसकी सरफेस देखो तो काफ़ी हद तक ये शाइनी इसकी सरफेस काफ़ी हद तक शाइनी है। एक तो शाइनी है, उसके अलावा फर्म होती है, उसके अलावा इसकी सरफेस के ऊपर देखो तो ये ब्लड वेसल जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसकी सरफेस के ऊपर हमें ब्लड वेसल जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो ये नोड्यूलर टाइप है। अब ये जो नोड्यूलर टाइप है ना, ये कहीं और जगहों पे भी प्रेजेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये फेस के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकती है, उसके अलावा ईयर के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकती है, स्कैल्प पे भी प्रेजेंट हो सकती है, अपर ट्रंक, शोल्डर और बैक के ऊपर भी ये प्रेजेंट हो सकता है नोड्यूलर बेसल सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट आती है नोड्यूलो अल्सरेटिव टाइप, जिसको हम रोडेंट अल्सर भी बोलते हैं। इसमें बात करें तो सेंट्रली अल्सर प्रेजेंट होता है, सेंटर में अल्सर प्रेजेंट है, जबकि जो पेरिफेरल पोर्शन है ना, पेरिफेरल पोर्शन पे हमारे पास शार्प इंडोरेटेड बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं, यानी सेंटर में अल्सर है और जो इसके एजेस हैं वो रोल्ड एजेस या फिर शार्प एजेस प्रेजेंट होती हैं, और इसके ऊपर भी हमारे पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। ये बात होगी नोड्यूलर अल्सरेटिव टाइप, या जिसको हम रोडेंट अल्सर भी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप आती है स्क्लेरोजिंग या फिर मॉर्फियाफॉर्म टाइप। अब इस टाइप की बात करें ना तो इसके अंदर ना प्लैक्स की फॉर्मेशन होती है। प्लैक्स की फॉर्मेशन की वजह से हम कहते हैं कि ये इसकी ना इन्फिल्ट्रेशन हो गई है बीनीथ द एपिडर्मिस।
beneath द एपिडर्मिस की इसकी इन्फिल्ट्रेशन होगी। अब ये जो स्क्लेरोजिंग या फिर मॉर्फिया फॉर्म टाइप है ना, ये सबसे कम कॉमन है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होती है, सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होती है ये वाली टाइप। नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो एक तो हम इसको सर्जिकली एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके अलावा क्रायोथेरेपी दे सकते हैं, उसके अलावा रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, लेज़र के थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। उसके अलावा कीमोथेरेपी दे सकते हैं। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जो टॉपिकल एमिकोइमोड 5% क्रीम होती है, उसके थ्रू उसको हम अप्लाई करते हैं इस अल्सर के ऊपर, या फिर अल्सर यहाँ पे जो हमने बेसल सेल कार्सिनोमा पढ़ा है, इसको हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई करना होता है हमें 6 to 12 वीक्स के लिए, और 5 टाइम्स हम वीकली अप्लाई कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की बात करें तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन आईलेट की मैलिग्नेंसी होती है। नेक्स्ट बात करें तो ये डिनोवो भी इसका डिनोवो भी ओरिजिन हो सकता है, या फिर ये जो एक्टिनिक केराटोसिस, या जिसको हम सोलर केराटोसिस बोलते हैं, उस कंडीशन के बाद भी ये अराइज कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इंक्रीजिंग एज में भी ये हो सकता है। उसके अलावा वाइट स्किन पेशेंट्स में पर्सन में होता है। उसके अलावा वो वाले पेशेंट जिनमें सन का एक्सपोजर, एक्सरेज का एक्सपोजर या केमिकल का एक्सपोजर ज़्यादा है, उन पेशेंट्स में भी ये ज़्यादा देखा गया। इम्यूनो सप्रेशन, जो पेशेंट में इम्यूनिटी जिनकी सप्रेस हुई है, उनमें भी देखा गया। और जीरो डर्मा पिगमेंटोजा के पेशेंट्स में भी ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा देखा गया। टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले इसकी टाइप आती है जिसको हम कहते हैं बोवन डिजीज़। अब ये जो बोवन डिजीज़ है ये अपेयर होती है, इसको हम कहते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इन सीटू भी कहते हैं। ये जो बोवन डिजीज़ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इन सीटू भी कहते हैं। इसकी अपेयरेंस की बात करें तो रफ सी इसकी अपेयरेंस होती है, रफ स्केली सी इसकी अपेयरेंस है, और अरिथमेटस हाइपर केराटोटिक शार्पली डिमार्केटिंग पैच की लाइक इसकी अपेयरेंस होती है। यानी अरिथमेटस रेड कलर की होगी, हाइपर केराटोटिक अपीयरेंस होगी, और शार्पली डिमार्केटेड। इसके मार्जिन देखो ना तो काफ़ी शार्पली डिमार्केटेड इसके मार्जिन हैं, और इसकी प्लैक लाइक अपीयरेंस भी हो सकती है। तो ये बोवन डिजीज़ की बात होगी, जो कि टाइप होती है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की। नेक्स्ट इसकी टाइप होती है नोड्यूलर टाइप। नोड्यूलर टाइप को हम कहते हैं कि ये भी अपेयर होती है एज हाइपर केराटोटिक नोड्यूल, और इसको हम कंफ्यूज कर देते हैं विद केराटोकैंथोमा। जब हमने केराटोकैंथोमा की फिगर डिस्कस की थी, तब भी हमने देखा था कि उसका भी नोड्यूल कुछ इसी तरह का था। नेक्स्ट टाइप आती है अल्सरेटिव टाइप। अल्सरेटिव टाइप इस फिगर में शो की गई है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसके जो सेंटर है, इसके सेंटर में यहाँ पर अल्सर बना हुआ है। इसके सेंटर में यहाँ पर अल्सर बना हुआ है, इसीलिए हम इसको अल्सरेटिव फॉर्म बोल रहे हैं, और इसके भी मार्जिन काफ़ी हद तक शार्पली डिफाइंड होते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो इसको हम सर्जिकली एक्सरसाइज कर देते हैं। उसके अलावा एक्सेंट्रेशन करते हैं। एक्सेंट्रेशन हम तब करते हैं जब ना आईलिड के लेयंस 2 सेंटीमीटर या इससे भी ज़्यादा हो जाएं, तो उस कंडीशन में हम एक्सेंट्रेशन करते हैं, या फिर हम रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा। सेबेशियस ग्लैंड नाम से ही जाहिर है कि कौन से ग्लैंड आईलिड के ऐसे होते हैं जो कि सीबम ऑयली सेक्रेशन को रिलीज़ कर देते हैं, मेबोमियन ग्लैंड रिलीज़ कर देते हैं, ग्लैंड ऑफ ज़ीस रिलीज़ कर देते हैं। सो इनके अंदर अगर कार्सिनोमा डेवलप हो जाए तो उसको हम कहेंगे सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा। ये ज़्यादातर अराइज हो रहे होते हैं अपर आईलिड में, क्योंकि नंबर ऑफ मेबोमियन ग्लैंड ज़्यादा होते हैं इन द अपर आईलिड। इसकी भी 2 टाइप्स होते हैं कि इसकी नोड्यूलर टाइप होती है, जो कि नोड्यूल के तौर पर प्रेजेंट होती है, और ये क्लेजियन को स्टिमुलेट करती है। नेक्स्ट इसकी स्प्रेडिंग टाइप होती है, जो कि आईलिड की डिफ्यूज थिकनिंग करवा देती है। ट्रीटमेंट की बात करें, जो स्प्रेडिंग टाइप होती है ना, वो क्रोनिक ब्लेफराइटिस को स्टिमुलेट करवाती है, जबकि जो नोड्यूलर टाइप होती है वो क्लेजियन को स्टिमुलेट करवाती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसको हम सर्जिकली एक्सरसाइज करते हैं, उसके एक्सेंट्रेशन करते हैं, और रेडिएशन थेरेपी हम इसके ट्रीटमेंट में देते हैं। तो ये हमने बात कर ली ट्यूमर्स ऑफ आईलिड की। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।